क्वेश्चन 1 है मैच द फॉलोइंग। दीवानी का मतलब क्या हुआ? जो अधिकार देना कि हम जो है लैंड रेवेन्यू, लैंड से संबंधित जो भी इनकम है उसको कलेक्ट कर सके। टाइगर ऑफ मैसूर, शेर मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट जो है वो फौजदारी अदालत कहलाती थी। रानी चन्नम्मा कौन थी? इन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चलाया था किटूर में। किटूर कर्नाटक में है। सिपाही, पहले जमाने में सिपाही को ब्रिटिशर्स सिपॉय बोलते थे। इसके जो मैच द फॉलोइंग है वो आप इससे देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुई बंगाल की, उसकी शुरुआत किससे हुई? वो हुई बैटल ऑफ बुक्सार से, जब उन्होंने शुजाउद्दौला जो है उनको हरा दिया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर्स थे? मैसूर के। डलहौजी ने कौन सी डॉक्ट्रिन जो है इंट्रोड्यूस करी थी? वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी जो है वो नहीं है तो जो भी टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगी। यानी लेजिटिमेट नहीं है तो आपको क्या कहते हैं, आप वो जो टेरिटरी का हिस्सा है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे या वो उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। मराठा किंगडम्स जो है वो मेनली कहाँ लोकेटेड थे? वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में जो है इंडिया के मेनली लोकेटेड थे। ट्रू और फॉल्स बताना है। मुगल एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी? नहीं, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था 18th सेंचुरी में। फॉल्स है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अकेली यूरोपियन कंपनी थी जिसने इंडिया के साथ ट्रेड किया? ये भी आंसर गलत है, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंच, डच, बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो है उस टाइम पर यहाँ आई थी। महाराजा रंजीत सिंह क्या रूलर थे पंजाब के? ये बात बिल्कुल सच है कि महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के रूलर थे। ब्रिटिशर्स ने क्या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं इंट्रोड्यूस किए टेरिटरीज में जहां उन्होंने कॉन्कर किया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए जिन जिन टेरिटरीज में उन्होंने अपना अधिकार जमाया। तो ये आंसर भी आपका फॉल्स है। अब आता है लेट्स डिस्कस। क्या अट्रैक्ट कर रहा था जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी कि वो इंडिया की तरफ जो है इतनी ज्यादा आकर्षित क्यों हो रही? आंसर है कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो मेनली अट्रैक्ट इसलिए हो रही थी क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे, खास तौर से जो मसाले होते हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं। फिर यहाँ की लोकेशन जो है बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस थी और एक उन्हें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि अगर वो ट्रेड करते हैं एशिया के साथ तो उनको बहुत ज्यादा इसमें मुनाफा हो सकता है। कौन कौन से एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट माने जाते हैं बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में? तो जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वो है मेनली ट्रेड रेगुलेशन, टैक्सेशन, फोर्टिफिकेशन जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज का हो रहा था, और मॉनेटरी कंपनसेशन पास्ट ड्यूज के लिए जो उसका मुद्दा था। मेनली क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं जितने उनको अधिकार दिए गए थे, जितनी उनको छूट दी गई थी, वो उसका जो है एक तरह से फायदा उठा रहे थे और उसमें अपना भी जो है साइड बाय साइड प्राइवेट बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे। और जबकि उनका ये कहना था कि बंगाल के नवाब जो है उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलना चाह रहे हैं, उनको जो है फ्रीली काम करना नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है उसके कारण मुद्दे जो है इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कैसे दीवानी जो है फायदा कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को? जो दीवानी इनको मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसमें क्या था कि आप जो है जो भी रेवेन्यू या जुडिशियल सिस्टम है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, अब जो भी टैक्स का कलेक्शन था जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स माना जा सकता है रेवेन्यू का, वो कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल पावर है वो बहुत मजबूत हो गई और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल तौर पर उनका जो एक दबदबा है वो इंडिया के अंदर बन जाए, इसका रास्ता खुल गया। फिर है सब्सिडायरी अलायंस क्या होता है? अब ये जो सब्सिडायरी अलायंस है ये एक तरह की ऐसी पॉलिसी थी जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर, जिसको जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने सहमति दिखाई कि वो क्या करेंगे, जो भी ब्रिटिश सब्सिडायरी फोर्स है जो उनकी टेरिटरी में रखी जाएगी उसके लिए पे करेंगे, बदले में ब्रिटिशर्स जो है उनको बाहरी हमलों से बचाएंगे। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा इंडियन रूलर्स से कि आप जो है अपने लिए सेना मत तैयार करो, आपका जो भी क्या कहते हैं कोई खतरा होगा उसके लिए हमारी सेना रहेगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, पर हमारी ये जो सेना होगी उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसे हैं वो आप दोगे। अब इंडियन रूलर्स जो हैं उनको क्या था
कि जब ब्रिटिशर्स को टाइम वॉर के टाइम पे जरूरत हो तो ये लोग जो है ट्रूप्स हैं या और चीज़ों की सप्लाईज जो है उनको कब देते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे में प्रॉमिस किया कि वो जो है जो बागी हैं या जो भी क्या कहते हैं डिस्टर्बेंसेस होंगी उसके इनको रक्षा करेंगे। तो सब्सिडायरी अलायंस से हाँ, और इसमें इन्होंने एक कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर आप बाई चांस फेल हो गए हमारे को पे करने में, जो भी सब्सिडायरी फोर्स है उसको पे करने में अगर आप फेल हो गए तो पेनल्टी या फाइन के तौर पे आपको कुछ हिस्सा अपनी टेरिटरी का हमें देना होगा। तो ऐसे में बहुत से राजा थे जो फेल हो गए और बदले में उनको क्या मिला, इतनी ज्यादा लैंड। तो ये जो सब्सिडायरी अलायंस था इसने अलाउ कर दिया ब्रिटिशर्स को कि वो अपना टेरिटोरियल कंट्रोल जो है खूब फैला सके, ना उनको अपने ट्रूप्स इस्तेमाल करने पड़े, ना रिसोर्सेज इस्तेमाल करने पड़े, और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी डिपेंडेंसी ब्रिटिशर्स पर और ज्यादा बढ़ा दी। फिर आता है किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन था कंपनी का वो इंडियन रूलर्स से बहुत ज्यादा फर्क था। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बिल्कुल अलग था इंडियन रूलर्स से। वो कई तरीकों से बताया जा सकता है। सबसे पहले कंपनी जो है इंडिया में क्यों आई, एशिया में क्यों आए ये लोग, क्योंकि इनका मेन गोल था प्रॉफिट कमाना। जबकि इंडियन रूलर्स का क्या था कि वो अपनी पावर और जो लोगों की सेवा है उसको मेंटेन कर रहे थे। कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक जगह था, सेंट्रलाइज था, और वो जो है पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स पर बेस्ड था। जबकि हमारे यहाँ के जो इंडियन रूलर्स थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, एक जगह ही नहीं था, और ये ज्यादा से ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप और सपोर्ट पर बेस्ड थे, पैट्रोनेज यानी सपोर्ट पर बेस्ड थे। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा एफिशिएंट था, ज्यादा ट्रांसपेरेंट था, जो हमारे यहाँ के इंडियन रूलर्स का काफी करप्ट और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था। कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड था वेस्टर्न जो लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम है वहां के उस पर। इंडियन रूलर्स का बेस था यहाँ के ट्रेडिशनल सिस्टम जो गवर्नेंस की थी, जो कि कस्टम और रिलीजन पर आधारित थी। तो यह डिफरेंस था कंपनी और इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्वेश्चन है, आपको चेंजेस बताने हैं जो हुए कंपनी की जो आर्मी थी उसके कॉम्पोजिशन में। तो जो कॉम्पोजिशन था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए समय के साथ। जैसे जैसे कंपनी का टेरिटोरियल कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, आर्मी ज्यादा से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स को अब रिक्रूट कर रही थी, अपॉइंट कर रही थी। ये वजह क्यों थी? इसलिए कि जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और साथ साथ ऐसे सोल्जर्स जो इंडियन कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स को लिया जा रहा था। ये जो आर्मी थी इसको इंटीग्रेट किया गया ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और इनको जो है ज्यादा प्रोफेशनल और एक स्टैंडर्ड लेवल का बनाने की कोशिश करी। जो भी चेंजेस हुए कंपोजिशन में कंपनी की आर्मी के, वो बेसिकली दिखाते हैं कि कैसे जो जरूरतें थी ब्रिटिशर्स की इंडिया के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस कर रहे थे, और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने जो है इंडियन सोल्जर्स और ऑफिसर्स को जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लाने की कोशिश करी।